यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, बांग्लादेश की बात हुई है। कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, एक तो है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इसके अलावा असम, ये भी आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेघालय, और इसके अलावा त्रिपुरा, सॉरी यहां पर आपको यूज करना है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और इसके अलावा मिजोरम, मिजोरम। तो टोटल यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य, यानी कि यहां पर इसका विकल्प नंबर सी जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी की बात हुई है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है कौन साझा करता है, बांग्लादेश। याद रखिएगा सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश यहां पर साझा करता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं। तो अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका और मालदीव, कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये जो है भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चन जो आपको कम समय में बताए जा सके। अगला देखिए यहां पर कह रहा है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या बात हुई है, क्या कह रहा है कि पुला जो है वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो याद रखिएगा पुला जो है यहां पर ये बोत्सवाना की मुद्रा है। कहां की मुद्रा है, बोत्सवाना की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो म्यांमार की बहुत पूछी जाती है, ये याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्यात। ये याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा यहां पर क्या है, क्यात। इसके अलावा अगर पोलैंड की बात की जाए तो पोलैंड की मुद्रा आपकी पोलिश जोलोटी है, याद रखिएगा पोलिश जोलोटी। इसके अलावा कंबोडिया की बात करें तो इसका रियाल है, ये ब्लू याद रखिएगा यहां पर। तो यहां पर पुला की बात हुई थी, तो पुला यहां पर किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, यह है बोत्सवाना की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा थंडर ड्रैगन किसको बोलते हैं, भूटान को बोला जाता है। यहां पर थंडर ड्रैगन किसको बोला जाता है, भूटान को बोला जाता है। अगला देखिए यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। देखिए देश, राजधानी, मुद्रा, ये सभी लोग रट लीजिए क्योंकि यहां पर जो है ये ऐसा टॉपिक है जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पूरे सामान्य जागरूकता से आपके। देखिए यहां पर क्या दिया गया, जाम्बिया। तो जाम्बिया की राजधानी क्या होती है, लुसाका। याद रखिएगा जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये हो जाएगा। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या होती है, क्यूबा की राजधानी हवाना। इसके अलावा दिया गया है यहां पर रवांडा। रवांडा की राजधानी जो होती है वो होती है किगाली, ये हो जाएगा। और बहरीन की राजधानी हो जाएगी मनामा। तो यहां पर देखिए पहले का कौन सा सही है, सी। तो पहले का सी आपको ये दिया गया, फिर दूसरे का ए, दूसरे का आपको ये दिया गया है, और इसके अलावा तीसरे का दिया गया डी, और चौथे का दिया गया बी, यानी कि यहां पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिए। इसके बाद दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। यहां पर जो है ओमान की राजधानी कौन सी है, मस्कट। याद रखिएगा ओमान की राजधानी कौन सी है, मस्कट। तो ये ओमान की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इजराइल की बात हुई है तो इसकी राजधानी है जेरूशलेम। कौन सी है, जेरूशलेम। तो ये यहां पर जो इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरस संघ की राजधानी है। यहां पर किसकी राजधानी पूछी गई है, कोमोरस की राजधानी पूछी गई है। तो कोमोरस की राजधानी क्या है, मोरोनी। याद रखिएगा कोमोरस की राजधानी क्या है, मोरोनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ध्यान दीजिए यहां पर किसकी बात हुई है, हंगरी की बात हुई है। तो इसकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है हंगेरियन फोरिट। याद रखिएगा क्या है, हंगेरियन फोरिट। ये यहां पर जो है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। अभी मैंने बताया था पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, ज़्लॉटी हो जाएगी। तो यहां पर याद रखिएगा ज़्लॉटी ये जो है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि सिरोई, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सिरोए,
कुमुदनी या फिर लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? यानी कि जो सिरोय है ये जो है भारत में पाए जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है। ये किस राज्य में जो है पाई जाती है? यहां पर तो याद रखिएगा ये मणिपुर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मणिपुर में जो है ये पाई जाती है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? सभी को पता होगा, बिल्कुल रटा होना चाहिए। 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो स्टेट हैं कितने हैं? टोटल 28 हैं। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8 हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में यहां पर स्टेट जो है यानी कि जो राज्य हैं वो 28 हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हैं। लेकिन 2014 में जो है 29वां राज्य कौन सा बनाया गया था आपका? वो तेलंगाना बनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो कौन सा था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था जो यहां पर स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहले बना था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। यहां पर इन चारों में से कौन सी ऐसी राजधानी है जो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो अगर मैं बात करूं आइजोल, आइजोल कहां की राजधानी है? आइजोल जो है आपकी मिजोरम की राजधानी है। कहां की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। अगर ये मिजोरम की राजधानी है तो इसका मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। आप सभी को पता है कि मिजोरम एक राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसका मतलब आइजोल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दमन, आप लोग जानते हैं कहां की राजधानी है, ये तो पता ही होना चाहिए, दादरा एवं नगर हवेली की हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर दिया गया पांडुचेरी कहां की राजधानी है? दमन एवं दीव की राजधानी हो जाएगी। कवरवत्ती दिया गया है, ये कहां की राजधानी है? जबकि अगर मैं बात करूं तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। तो ये यहां पर तीनों जो दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, लेकिन आइजोल जो है ये राज्य की राजधानी, स्टेट की राजधानी है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको यहां पर राजस्थान का जो है सफेद शहर कहते हैं? तो याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर को जो है राजस्थान का सफेद शहर बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी अभी मैंने बताया था कवरत्ती, ये जो है लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? यहां पर केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है इसकी आधिकारिक भाषा पूछी जा रही है। तो आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है। आधिकारिक भाषा क्या है? यहां पर मलयालम है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड जो है किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड जो है वो कूर्ग को बोला जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? कूर्ग को बोलते हैं। और अगर मैं कूर्ग को बात करूं तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कूर्ग को आप यहां पर जो है कोडागु लिख सकते हैं, कोडागु बोल सकते हैं या कोडागु बोल सकते हैं। ठीक है। यहां पर जो है इसी को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये कहां स्थित है? अगर मैं बात करूं तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। यहां पर ये जो है आपका कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसी को जो है यहां पर कोडागु भी बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं कोडागु। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इन चारों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है विधान परिषद है। इसके अलावा अगर मैं विधान परिषद की बात करूं तो यहां पर तो दिया गया आपको झारखंड, ओडिशा, गुजरात, इनमें विधान परिषद नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, इन सभी में भी विधान परिषद है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला यहां पर कह रहा है कि उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों, कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है ये अब आपको बताना है। तो याद रखिएगा संचयिका दिवस।
दिवस कौन सा मनाया जाता है? संचयिका दिवस जो है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी बात हुई है? भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम दिवस की बात हो रही है, किस दिन मनाया जा रहा है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात हुई है? संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात हुई है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? किसकी बात हुई? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात हुई है। तो ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है आपका ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जयंती वाले दिन ही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कौन से दिवस की बात हुई है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है मनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 में कब मनाया गया था? यहां पर ध्यान दीजिए, किसकी बात हुई है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस की बात हुई है। तो ये आपका 20 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 मार्च को मनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को जो है हिंदू विरासत माह जो है वो घोषित किया है? तो याद रखिएगा, जॉर्जिया ने। किसने घोषित किया है? जॉर्जिया ने जो है यहाँ पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। इसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो अगर मैं बात करूं तो कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। यहां पर याद रखिएगा कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका सार्क का सदस्य कौन सा देश है? भारत है। इसके अलावा आपका अफगानिस्तान यहां पर दिया गया है, ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मालदीव हो जाएगा आपका। इसके अलावा बांग्लादेश यहां पर पहले से दिया गया, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। नेपाल भी आपका दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका, पाक यानी कि पाकिस्तान, और इसके अलावा श्रीलंका। तो याद रहेगा आप सभी को कि सार्क में कौन कौन से देश यहां पर हैं? एक भारत है आपका, मालदीव है, पाक है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है, लेकिन म्यांमार यहां पर जो है नहीं है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी कि पार्टनर बना? यानी कि कब यहां पर पार्टनर बना? तो याद रखिएगा 1992 में। किस वर्ष भारत जो है यहां पर आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? तो कब बना था? 1992 में यहां पर बना था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद अगला दिया गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहां हुआ था? तो इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वो बगदाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? बगदाद में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। याद रखिएगा यहां पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का। किसका? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम
ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन यानी कि ओपीसीडब्ल्यू में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, यानी कि यहां पर रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जो है इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं, याद रखिएगा टोटल 193। कितने हैं? टोटल 193 यहां पर सदस्य जो है वो राष्ट्र हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ब्रिक्स का नया सदस्य जो है वो नहीं बना है, तो याद रखिएगा क्यूबा नहीं बना है। कौन सा नहीं बना है? क्यूबा जो है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है, तो ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, यानी कि नैमिषारण्य कहाँ अवस्थित है? तो सीतापुर में अवस्थित है। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में अवस्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका निर्माण जो है वो काकतीय के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? काकतीय के शासनकाल में जो यहाँ पर किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया कि कला मथुरा में स्टे सीलिंग की पारंपरिक कला है, इनमें से कौन सी कला जो है ये मथुरा में जो है स्टे सीलिंग की पारंपरिक कला है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सांझी कला जो है ये मथुरा में स्टे सेलिंग की जो है ये पारंपरिक कला है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है, तो कौन सा है? कथक। सभी को रटा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है, तो वो आपका कथक है। इसके बाद अगला कह रहा है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी की बात हुई है, तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर नौटंकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन और भी राज्यों में होता है, जैसे कि आपका राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी नौटंकी का आयोजन जो है होता है। लेकिन लोक नृत्य की कहाँ का है, तो ये याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का है। अगला यहाँ पर दिया गया इसमें झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? झोटी चिता जो है ये भारत के किस राज्य की कला है? तो याद रखिएगा ये आपके ओडिशा राज्य की कला है। किस राज्य की कला है? ओडिशा राज्य की कला है। इसके बाद अगला दिया गया कि गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है? इसमें जो है आपसे पिथौरा का अर्थ पूछ रहा है, तो पिथौरा का मतलब होता है अन्न के देवता। पिथौरा का मतलब क्या है? अन्न के देवता, ये लोग याद रखिएगा, पिथौरा का मतलब अन्न के देवता। अगला यहाँ पर दिया गया है चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चबीमुरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में जो है स्थित है। इसके बाद अगला यहां पर दिया गया है कि वास्को डिगामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा ये आपका कोच्चि यानी कि केरल में है। वास्को डिगामा का मकबरा कहां पर है? केरल, कोच्चि में उपस्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि ओणम किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम जो है ये कहां का सांस्कृतिक उत्सव है? तो याद रखिएगा केरल का। ओणम जो है आपका ये केरल का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। इसके बाद अगला दिया गया कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा मणिपुर में। कहां पर आयोजित किया जाता है? मणिपुर में जो है ये आयोजित किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव निम्न इनमें से किस राज्य से संबंध है? याद रखिएगा नबका लेबारा उत्सव किस राज्य से जो है संबंधित है? तो ये आपका ओडिशा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला यहां पर दिया गया कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ये किस राज्य में? याद रखिएगा केरल राज्य में। कुथु जो है आपका ये केरल राज्य में जो है यहां पर कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कहां पर?
केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। किसकी बात हुई है यहाँ पर, पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च, किसकी बात हुई है, बंदेल चर्च। तो ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंदेल चर्च जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1599 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1599 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, पश्चिम बंगाल में हुई थी। किसकी, यहां पर बंदेल चर्च की स्थापना। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आईबीएसए विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, देखिए ये 2023 का क्वेश्चन था, तो उस समय यहां पर ये करंट से रिलेटेड था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस समय जो है भारतीय महिला ब्लाइंड यानी कि दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने यहां पर जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये लोग याद रखिएगा, यहां पर करंट से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें आपके मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वहां पर काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से ये संबंधित है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी यानी कि डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। कौन सा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स हब। कौन सा है, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। ये यहाँ पर जो है भारत का पहला डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर यहाँ पर स्टेडियम है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पैट विलियमसन ग्राउंड जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका पोलो से। किससे संबंधित है, ये आपका पोलो से संबंधित है। इसके बाद अगला यहां पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। किसकी बात हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला दिया गया कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा नेपाल का। वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका वॉलीबॉल है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022, ये भी आपका करंट से रिलेटेड था, उस समय पूछा गया था, तो 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की गई है। तो ये याद रखिएगा किसके साथ की गई थी, ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा की गई थी। ये 2022 में ही पूछा गया था, उस समय करंट का ही क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। ये भी आपका जो है सामान्य जागरूकता में पूछा गया है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी कि एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। एनआईओ का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है, डोनापौला, जो कि गोवा में स्थित है। कहां पर है, डोनापौला में, गोवा में जो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जो है वो स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहां पर है पेरुंग दाई कोंगू वेलियर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति जो है यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। भारत के किस साहित्य से संबंधित है, किसकी बात हुई है, पेरुंग दाई की। ये भारत के किस साहित्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये तमिल साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, तमिल साहित्य से जो है यहाँ पर ये संबंधित है। अगला यहाँ पर दिया गया कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी सी साझेदारी द्वारा जो है यहां पर की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा जमशेद जी नुसरवानजी टाटा के बीच। किसके बीच, जमशेद जी और नुसरवानजी टाटा के द्वारा यहां पर जो है एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा जो है वो की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए किसकी बात हुई है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, इसका मुख्यालय जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहां पर जो है इसकी स्थापना जो है ये 17 जुलाई 1969 को की गई थी। कहां की गई थी, मैसूर कर्नाटक में जो है की गई थी। तो ये याद रखिएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है और इसकी स्थापना जो है वो 17 जुलाई 1969 को की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि भारत के महान त्रिकोणमिति संरक्षण का काम जो है 10 अप्रैल
1802 को मद्रास में शुरू हुआ था। किसका काम? महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप दिया गया था। तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में जो है मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जो है वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को रटी हुई होनी चाहिए। याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। यहां पर विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला यहां पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? किस पुस्तक की बात हुई है? ध्यान दीजिए, यहां पर बात हुई है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लाला हरदयाल के द्वारा जो है यहां पर लिखी गई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? पावर्स ऑफ द माइंड जो है किसने लिखी थी? तो पावर्स ऑफ द माइंड जो है ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। पावर्स ऑफ द माइंड जो है किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यहां पर लिखी थी? ये किसने लिखा था? यहां पर किसकी बात हुई है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। इसके बाद देखिए अगला यहां पर दिया गया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? यहां पर जो है किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र किया गया है? तो याद रखिएगा यहां पर अशोक चक्र वर्ग थर्ड, ये जो दिया गया आपका अशोक चक्र वर्ग थर्ड, इसको जो है शौर्य चक्र कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शौर्य चक्र कर दिया गया है। अगला यहां पर है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है और इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? इसके लिए नगद पुरस्कार राशि जो है वो 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख रुपए है। तो ये लोग याद रखिएगा। अगला यहां पर दिया गया कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? यूके को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? यूके को जो है यहां पर भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर जो है सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न द्वारा जो है यहां पर सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? कौन सा पुरस्कार जीतने वाले? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था? तो ये 1913 में मिला था। 1913 में ये पुरस्कार इनको जो है मिला था। तो ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका लोक प्रकाशन से संबंधित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? ये आपका लोक प्रकाशन से जो है संबंधित है। अगला यहां पर दिया गया है कि UNFCCC का अर्थ जो है निम्नलिखित में से क्या है? ध्यान दीजिए यहां पर क्या दिया गया? UNF और इसके अलावा CCC, इसका अर्थ पूछा गया। तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है यहां पर इसका अर्थ होता है UNF और CCC का। तो ये याद रखिएगा यहां पर। इसके बाद अगला दिया गया यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का जो है अपेक्षित परिणाम पूछा जा रहा है। यहां पर दिया गया है फसल पैटर्न में परिवर्तन,
तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये सभी यहाँ पर ये सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह का मतलब यहाँ पर किसकी बात हुई है, याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दिया गया आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, तो ये आपका जो है यहाँ पर दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये आपकी हरित गैस है। इसके अलावा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गैस नहीं है। इसके अलावा मीथेन भी आपकी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसके अलावा जल वाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी गैसें जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। किसकी बात हुई है, द अनामलाई रीड टेल नाम की जो है डैमजल फ्लाई, इसकी एक नई प्रजाति की खोज जो है वो किस राज्य में की गई है। तो ये जो है केरल राज्य में की गई है। कहां पर की गई है, केरल राज्य में जो है की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं NMSHE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसे हम लोग बोलते हैं NAPCC के तहत मिशन है। और NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन जो है यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, तो इसके अंतर्गत जो है याद रखिएगा टोटल 8 मिशन लॉन्च किए गए थे। कितने मिशन लॉन्च किए गए थे यहाँ पर, इसके अंतर्गत जो है 8 मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ध्यान दीजिए दूसरी अमेरिकी महिला पूछ रहा है यहाँ पर, तो दूसरी अमेरिकी महिला जो थी वो शिरीषा बांदला थी। कौन थी, शिरीषा बांदला, ये यहाँ पर जो है दूसरी अमेरिकी महिला थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर जो है पहली बार जो चढ़ाई की गई थी वो 1953 में की गई थी। कब की गई थी, 1953 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, एडमंड हिलेरी और इसके अलावा शेरपा तेंजिंग के द्वारा जो है की गई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर GMT का पूर्ण रूप क्या है। GMT का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GMT। अगला यहां पर है कि बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ और ICCR का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर जो है इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो याद रखिएगा I का मतलब है इंटरनेशनल, C का मतलब कमेटी और इसके अलावा इस C का मतलब क्रेडिट और इसका मतलब है रिपोर्टिंग। यानी कि यहां पर जो इसका पहला विकल्प दिया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, ये यहां पर जो है इसका पूर्ण रूप है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, अनुच्छेद 19 की बात हुई है। तो इसमें आपका जो है वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार शामिल है। कौन सा अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार जो है इसमें शामिल है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा बीजक पुस्तक के लेखक जो है कबीर दास हैं। बीजक पुस्तक किसने लिखी है, तो कबीर दास जी ने लिखी है। अगला यहाँ पर है कि प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक श्री अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। किसकी बात हुई, यहाँ पर बात हुई है अरविंद अडिगा की। तो इनके द्वारा लिखा गया है द व्हाइट टाइगर। कौन लिखा गया है, द व्हाइट टाइगर, ये जो है अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद अगला है यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कानपुर में यहाँ पर अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, कानपुर में जो है अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो एडमिरल कप आपका नौकायन से संबंधित है। एडमिरल कप किससे संबंधित है, नौकायन यानी कि नौका दौड़ से संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला जो थी वो एस विजया लक्ष्मी थी। कौन थी? एस विजया लक्ष्मी। ये याद रखिएगा, यहाँ पर 2001 में ये जो है यहाँ पर शतरंज की ग्रैंड मास्टर जो है वो बनी थी। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, हेमिस गोम्पा। तो ये मठ जो है आपका लद्दाख में स्थित है। हेमिस गोम्पा कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके बाद अगला यहाँ पर स्थित है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश से हुई है। कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश से हुई है? आप सभी को पता है वो कौन सा है, कथक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है। तो मधुबनी कला जो है ये मिथिला में प्रसिद्ध है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला जो है आपकी मिथिला में प्रसिद्ध है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है आपका 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपका 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द का निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। यहाँ पर बैक हैंड स्ट्रोक शब्द जो है वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। तो ये अब सभी लोग जानते हैं टेनिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? बैक हैंड स्ट्रोक यानी कि पीछे हाथ करके मारना जो है यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए चरकुला ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मयूर नृत्य ये भी है। रासलीला ये भी उत्तर प्रदेश का है। कठपुतली नाच ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ध्यान रखिएगा कठपुतली नाच जो है ये उत्तर प्रदेश का नाच नहीं है यानी कि नृत्य नहीं है। तो याद आइए अगला, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। मटकी ये भी आपका कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा मटकी जो है ये कहाँ का जो है लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। इसके बाद अगला यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, ज्योत तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। तो ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। याद रखिएगा कैंडेला जो है ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है माप की सीजीएस प्रणाली। सीजीएस का मतलब ध्यान दीजिए, सी का मतलब सेंटीमीटर है, जी का मतलब ग्राम है और एस का मतलब यहाँ पर सेकंड होता है। तो आप चेक कर लीजिए किसमें दिया गया। ध्यान दीजिए लास्ट में जो डी नंबर दिया गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये आपकी सीजीएस पद्धति हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो होती है वो दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। इसके बाद यहाँ पर एक वोल्ट यहाँ पर कितने के बराबर होता है। तो एक वोल्ट यहाँ पर कितने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा एक वोल्ट जो होता है आपका ये 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। सुपरसोनिक स्पीड, यहाँ पर पराध्वनिक की बात हो रही है तो इसको नापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। किस यूनिट का प्रयोग करते हैं? मैक का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ध्यान दीजिए वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी अदिश राशि है। कार्य यहाँ पर जो है वो अदिश राशि है, ठीक है, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद अगला यहाँ पर है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की जो है एसआई इकाई जूल है। क्या है? जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। इसके बाद 1 हार्स पावर बराबर होता है, 1 हार्स पावर जो होता है आपका ये 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला यहाँ पर है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 वाट घंटा जो है वो किसके बराबर होता है। जैसे कि आपको पता है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3600 जूल आएगा। कितना होता है ये तो याद होना चाहिए। वैसे भी 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। इसके बाद आ जाए निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? यहाँ पर शक्ति की बात हुई है। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति
प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, क्योंकि जो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर W/T होता है। तो W यहाँ पर कार्य है, ये T समय है, तो इसका मात्रक होता है आपका जूल और इसका T यानी समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए संचायक सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरे का होता है। किसका होता है? हीरे का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो होता है कांच का होता है, फिर जल का होता है और फिर लास्ट में वायु का सबसे कम होगा यहाँ पर। इसके बाद अगला दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? लकड़ी हो गया, इसमें कोई ध्वनि नहीं होगी, पानी में भी नहीं होगी, रबर में भी नहीं होगी। लोहा यहाँ पर जो है ये आपका ध्वनिक पदार्थ है, ये याद रखिएगा। लोहा जो है कैसा पदार्थ है? ध्वनिक पदार्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को नाभिकीय बल बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया गया आपका प्रबल नाभिकीय बल। यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रबल नाभिकीय बल। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है एसी को डीसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं? तो सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य जो होते हैं वो रेडियो तरंगों में होते हैं। किसमें होते हैं? रेडियो तरंगों में होते हैं। इसके बाद अगला है ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी बात हुई है? ठोस के संबंध में। तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित मात्रा होती है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर लिखा है जब जल जमता है तो इसका घनत्व, याद रखेगा, जब जल जमता है तो इसका घनत्व जो है घटता है। घनत्व सबसे अधिक यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर घटता है। इसके बाद आ जाइए, एक्सरे की खोज जो है किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो WC रोंटजन ने की थी। किसने की थी? WC रोंटजन ने की थी। इसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया है ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उससे गति कहा जाता है। जो गति कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसको आवधिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवधिक गति जो है उसे बोला जाता है। अगला यहाँ पर है प्रकाश ओल्टी शेल होता है। प्रकाश ओल्टी सेल आपका सौर सेल होता है। सौर सेल जो होता है आपका ये प्रकाश ओल्टी सेल होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार, अब की बार यहाँ पर ये ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है? विभिन्न विषयों में यानी कि अलग अलग विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किए हैं? तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने। किसने प्राप्त किए हैं? मैडम क्यूरी ने। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में, वहां पर क्या बताया गया था? भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग विषयों पर नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो मैडम क्यूरी को मिला है। और उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किसे मिले हैं? तो यहां पर याद रखिएगा उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार जॉन बर्दीन को मिले हैं। किसको मिले थे? जॉन बर्दीन को जो है एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की है? तो प्रोटॉन की खोज जो है वो यहाँ पर जो है इनमें से किसने की है? तो अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन की खोज जो है किसने की है? याद रखिएगा यूजीन गोल्डस्टीन ने की है। किसने की है? यूजीन गोल्डस्टीन द्वारा जो है यहाँ पर किसकी खोज की गई है? प्रोटॉन की खोज जो है वो की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसे यहाँ पर कहलाती है? यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है उससे यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक समीकरण यहाँ पर लिखता हूं, जैसे कि सोडियम दिया गया है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यहाँ पर क्या करेगा? ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो ये बनाएगा यहाँ पर सोडियम आयन। क्या बनाएगा? सोडियम आयन बनाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण बोला जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला यहाँ पर है जंग लगने पर लोहे का भार, याद रखेगा हमेशा बढ़ जाएगा। जब भी जंग लगेगी तो लोहे का भार जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा।
इसके बाद अगला है यहाँ पर सिडेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ध्यान दीजिए किसकी बात हुई, यहाँ पर सिडेराइट की बात हुई है, तो ये जो है लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है, ऐसी कौन सी अधातु है जो दिखने में चमकदार होती है? तो याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन जो है ये आपका दिखने में चमकदार यहाँ पर अधातु होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प है, अभी मैंने बताया था आपको कि जलवाष्प यहाँ पर जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया लॉफिंग गैस क्या है? तो लॉफिंग गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है यहाँ पर क्या बोला जाता है? लॉफिंग गैस बोला जाता है। फॉर्मूला होता है N2O, ये याद रखेगा, नाइट्रस ऑक्साइड ये लॉफिंग गैस है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस जो है ये सबसे हल्की होती है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी गैस जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो चूना पानी को दूधिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूना पानी को दूधिया बनाती है। अगला यहाँ पर है कि कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाता है। तो कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में जो है क्लोरीन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? क्लोरीन जो है डाला जाता है। अगला यहाँ पर है कि धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो धावन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। किसको बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट को जो है धावक सोडा यहाँ पर या फिर धावन सोडा बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? यहाँ पर दिया गया है कणकीय पदार्थ, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका ये वायु प्रदूषक नहीं है, तो ये याद रखेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला यहाँ पर है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो याद रखेगा यकृत। यकृत जो होता है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसके बाद यहाँ पर है कि मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आग्नाशय होती है, ये याद रखेगा। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर कौन सी होती है? यहाँ पर आग्नाशय होती है। इसके बाद अगला यहाँ पर है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन जो है ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प दिया गया है जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेंडुला। मेंडुला जो है आपका अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क के हिस्सा यानी कि भाग हैं। इसके बाद अगला है रक्त समूह ओ कहलाता है, इसको बोलते हैं सार्वजनिक दाता। ओ समूह जो है आपका सार्वजनिक दाता कहलाता है। इसके अलावा रक्त है यानी कि रक्त जो है ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, परिवर्तनीय होता है या फिर उदासीन होता है। तो रक्त जो होता है आपका ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? मतलब जो आपका रक्त होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? मनुष्यों में यूरिया जो है वो किसमें बनता है? तो याद रखेगा यकृत में। किसमें बनता है? यकृत में बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक जो है वो कासीमीर फंक है। कौन है? कासीमीर फंक। इसके बाद अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन, यहाँ पर ध्यान दीजिए कासीमीर फंक तो विटामिन के यहाँ पर जनक हो जाएंगे। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो याद रखिएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है आपका ये विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो याद रखिएगा स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो होता है ये खट्टे फलों का सेवन करने से जो है वो ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा जो है उत्पादित पहला विटामिन आपका विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी है। इसके बाद अगला है बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? यानी कि बादाम में कौन सा विटामिन होता है? तो बादाम में विटामिन ई होता है। कौन सा? विटामिन ई।
इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसके बाद अगला है पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन जो है आपका कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कवक, अथवा जिसे हम लोग फफूंद बोलते हैं, इससे जो है ये प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। तो दूषित जल के सेवन से हैजा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है। अगला यहाँ पर है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा घेंघा रोग जो है यहाँ पर आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो है हो जाता है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। कौन है जो जीवाणु जनित रोग है? याद रखिएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद अगला यहाँ पर सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन जो है ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये याद रखिएगा सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो याद रखिएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि प्रकाश वर्ष का एक माप है। अभी मैंने बताया था किसका माप है? दूरी का। तो यहां पर याद रखिएगा तार की दूरी का जो है ये माप हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। जो आपका लैक्टोमीटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर जो होता है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है आपका लैक्टोमीटर ये वर्क करता है, यानी कि कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारों के चमकने का कारण क्या है, मतलब जो तारे चमकते हैं इसका कारण क्या है। तो तारों के चमकने का कारण होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि तारों का जो प्रकाश होता है जब इसका वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो तारे क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। तो ये तारों के चमकने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो यहां पर किसकी बात हुई है? इंद्रधनुष के 7 रंगों की। तो इसके लिए आपको याद रखना है विबग्योर, यानी कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं। अगर ये याद रखना है तो आपको याद रखना है विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहां पर आप देख सकते हैं सफेद भी दिया गया, व्हाइट, जो कि इसमें नहीं होता है। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो जो ठोस चालक होता है इसमें धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अगला है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई एक सर्किट दे दिया गया, इस सर्किट में यहां पर जो है बैटरी लगी हुई है और यहां पर जो एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो जब तक ये स्विच खुला हुआ है, यानी कि जब तक खुला का मतलब यहां पर आपका जो स्विच है वो ऑन नहीं है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, जब तक ये खुला हुआ है तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही ये स्विच आप बंद करेंगे, मतलब आप इसको यहां पर क्या करेंगे? ऑन करेंगे। बंद करने का मतलब ऑन करना। तो जैसे ही आप यहां पर इस स्विच को बंद करेंगे इसमें तुरंत जो है धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो क्या कह रहा था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच के बंद होने पर। जब स्विच बंद होता है तो यहां पर बिजली का प्रवाह होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और इसके अलावा CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। किस धातु की वाष्प के बारे में पूछा गया, तो याद रखिएगा पारा। इसमें किस धातु की वाष्प होती है? पारे की वाष्प होती है और ये जो है विषैला होता है। तो ये लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है वो किस कारक पर निर्भर करता है? किस कारक पर क्या बोला गया? निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर, लंबाई पर, इसके क्रॉस
सेक्शन पर, इसके अलावा चालक की आर्द्रता पर। तो किसी भी यहां पर ध्यान दीजिए, निर्भर नहीं करता है पूछा गया, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो लंबाई पर तो निर्भर ही करता है, ठीक है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है यानी कि उसके मटेरियल पर, इसके अलावा उसके क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की आर्द्रता पर जो है निर्भर नहीं करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं करता है पूछा गया, तो किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक की आर्द्रता पर। इसके बाद अगला है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, जो तारे होते हैं उनका रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तारों के तापमान पर जो है निर्भर करता है। अगला यहां पर है कि एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, एक हार्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 746 वाट के जो है बराबर होता है। तो यहां पर इसका पहला विकल्प जो दिया गया है 746 वाट, ये आपका यहां पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन होल किससे संबंधित है। ओजोन होल जो है आपका, ये जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है इसमें जो कमी है, इस कमी से संबंधित है आपका ओजोन होल, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहां पर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो ये होता है आपका CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया कि आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। किसकी बात हुई है, यहां पर पूछ रहा है आग के पास किस रसायन का जो है अत्यधिक सूखा पाउडर जब छोड़ा जाता है तो CO2 निकलता है। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है सूखा पाउडर अगर आप आग के पास छोड़ते हैं तो वहां पर CO2 जो है निकलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, किसकी बात हुई है, यहां पर 18 कैरेट की बात हुई है। तो 18 कैरेट में जो सोने का प्रतिशत होता है वो 75 यानी कि 75% होता है, ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एनोडाइजिंग, यानी कि एनोडाइजिंग जो होती है ये एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया कहलाती है। अगला यहां पर है कि निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वर्ड आपका गलत लिख गया है, ठीक है, यहां पर ग्रीन हाउस गैस के रूप में इनमें से किसे नहीं जाना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन ये भी है, आर्गन यहां पर जो है इसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखेगा किसे, यहां पर आर्गन को। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो यहां पर जो है ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित किसको अवशोषित करती हैं, तो ये जो है अवरक्त विकिरण को, यहां पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर जो बी दिया गया है अवरक्त विकिरण को जो है ये अवशोषित करती हैं, तो ये आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है वो कार बैटरी प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा एसिड है जो कार की बैटरी में प्रयोग करते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अम्लों में समान तत्व है, जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन जो होता है आपका ये समान होता है, तो सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, वॉशिंग सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, किसे बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपका होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है, यहां पर सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है Na2CO3, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन से लेपित किया जाता है, तो जो नॉन स्टिक खाना पकाने का बर्तन होता है उसमें लेपित क्या किया जाता है, टेफ्लॉन लेपित किया जाता है, याद रखिएगा उसमें टेफ्लॉन जो है वो लेपित किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, इनमें से कौन सा रेशा जो है वो वनस्पति रेशा नहीं है कह रहा है, तो याद रखिएगा नायलॉन, इसके अलावा जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी वनस्पति रेशे हैं, लेकिन नायलॉन जो है आपका ये वनस्पति रेशा जो है वो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है, तो जो भोजन के डिब्बे होते हैं इस पर जो है
टिन धातु का लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है? टिन धातु का लेप जो है वो लगाया जाता है। अगला है यहाँ पर बिछुआ, जिसे नेटल बोलते हैं, कि पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसमें याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथेनोइक अम्ल यहाँ पर मौजूद होता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये घन सॉल होता है। कौन सा सॉल होता है? घन सॉल बोलते हैं। कौन सा कोलाइड है? घन सॉल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच का जो अंतर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है बोल रहा है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं सिनैप्स। याद रखिएगा मस्तिष्क के दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनैप्स के नाम से जो है जाना जाता है। अगला यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मानव शरीर में जो है प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो कौन जमा देता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल जो होता है ये मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जो है वो जमा देता है। अगला है यहाँ पर स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहां पर याद रखिएगा रक्तचाप को मापने के लिए जो है स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो नींबू होता है उसका खट्टा स्वाद जो है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल। किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि कर्कटजनक रसायन से होता है, याद रखिएगा कैंसर। अगर कर्कटजनक रसायन शरीर में मौजूद है तो इसका मतलब वहां पर जो है कैंसर हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहां पर ध्यान दीजिए, कौन सा पेड़ जो है वो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? इनमें से कौन सा पेड़ है जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा सिनकोना का पेड़। ये एक ऐसा पेड़ है जो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। अगला यहां पर है कि पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? नाक का, हृदय का, फेफड़ों का या फिर मसूड़ों का? ये तो आप सभी को पता होगा, पायरिया जो होता है ये मसूड़ों का रोग है। अगला यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो अगर न्यूमोनिया हो जाता है तो यहां पर क्या प्रभावित होता है? यकृत। तो न्यूमोनिया जो होता है मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र जो होता है वो आपका स्टार फिश में होता है। किस में होता है? स्टार फिश में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो त्वचा होती है इसकी ऊपरी सतह अधचर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को अधचर्म यानी कि एपिडर्मिस बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? फ्लोएम जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम आपका पौधों में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है फ्लोएम? पौधों में पाया जाता है और ये एक ऊतक होता है। कह रहा है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो ये प्रक्रिया है आपकी कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण, जिसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो कायांतरण प्रक्रिया में जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में जो होते हैं वो विकसित होते हैं। इसके बाद अगला कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। याद रखिएगा पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? जितने भी पौधे होते हैं वो अपने पोषक तत्व जो है कहां से प्रदान करते हैं? मिट्टी से प्रदान करते हैं। पोषक तत्व जो है कहां से प्रदान करते हैं? मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और इसके अलावा अवधि। इसी से जो है आपके पौधों का जो विकास है वो प्रभावित होता है। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, इसके अलावा अवधि यानी कि समय, इससे जो है वो प्रभावित होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो है वो डॉल्फिन है। कौन है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी? यहाँ पर चूहा, हाथी, व्हेल और डॉल्फिन में सबसे बुद्धिमान कौन है? डॉल्फिन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यानी कि भारतीय संविधान की जो है इनमें से कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए दिया गया है लिखित संविधान और यहाँ पर जो है संविधान की सर्वोच्चता, तो ये विशेषता है। इसके अलावा शक्तियों का वितरण, ये भी विशेषता
है। अर्धसंघीय संरचना, ये भी विशेषता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया प्रतिबंध न्याय तंत्र, ये जो है आपका यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, प्रतिबंध न्याय तंत्र। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन आया था 2021 में और सेम मिलता जुलता 2022 में भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? बस विकल्प में थोड़ा सा बदलाव किया गया, जैसे कि देखिए लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो उसमें भी था, तो ये तो आपका यहाँ पर जो है मुख्य विशेषता है। इसके अलावा दिया गया द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी देखिए विशेषता है। एकल नागरिकता भी विशेषता है। लेकिन अगर मैं बात करूं द्विस्तरीय सरकार की, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जब 73वां और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, तो यहां पर जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं, तो इस संशोधन में जो यहां पर सरकार है आपकी वो त्रिस्तरीय हो गई है। यहां पर कौन सी हो गई है? अब यहां पर जो है जो सरकार है वो त्रिस्तरीय है। ये आप लोग याद रखिएगा, त्रिस्तरीय की बात करें तो केंद्र, राज्य, इसके अलावा यहां पर जो है स्थानीय स्तर की बात होगी। तो यहां पर जो द्विस्तरीय सरकार दिया गया है ये आपका जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जो सरकार हो गई है वो त्रिस्तरीय सरकार है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन सी सरकार है? त्रिस्तरीय, जिसमें मैंने आपको बताया केंद्र, राज्य और इसके अलावा स्थानीय स्तर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहां पर जो है पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पेश किया गया था। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं ये पारित कब हुआ था, तो ये पारित हुआ था 20 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और ये यहां पर जो है संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? वही क्वेश्चन है, बस दूसरे तरीके से आया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अभी मैंने आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? यहां पर याद रखिएगा ये किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से। यहां पर राजनीति के निदेशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से जो है प्रेरित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? वही क्वेश्चन है, दूसरी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिपीट किया गया है अगले वर्ष। तो याद रखिएगा अभी मैंने बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये यहां पर किस संविधान से अपनाए गए? तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है अपनाए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान सभा में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? यानी कि कौन सा नया सिद्धांत यहां पर जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यहां पर राजनीति के निदेशक सिद्धांत में कौन सा संविधान जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये आप लोग याद रखिएगा, ये यहां पर जो है जोड़ा गया था। अगला इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए जो है वो निर्देशित करता है? तो याद रखेगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है आपका, इसके अनुसार राज्य सरकारें जो होती हैं इनको ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए जो है ये निर्देशित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। तो ये लोग याद रखेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इनमें से क्या है जो भारतीयों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो याद रखिएगा कि राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, इनके द्वारा जो है भारतीय नागरिक को जो है आर्थिक न्याय मिलता है। तो ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहां पर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है यानी कि जिसके अनुसार आपातकालीन के दौरान जो है यहां पर मौलिक अधिकारों को भी जो है वो निलंबित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 359, इसके अनुसार जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 359 ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, यानी कि किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों।
यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हित जो है वो यहां पर निहित है। तो याद रखेगा अनुच्छेद 29। किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के हित की बात हुई है, तो अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तरीका बदल के रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो अभी मैंने बताया कौन सा है, अनुच्छेद 29। तो ये याद रखेगा, क्वेश्चन जब अगले वर्ष आता है तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर आएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां पर अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। कौन सा ऐसा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है उल्लेखित किया गया है। तो याद रखेगा भाग 4 का, इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है उल्लेखित किया गया है। इसके बाद अगला यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ध्यान दीजिए, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये सभी यहां पर जो है मौलिक अधिकार है। तो यहां पर जो है इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। संघ कार्यकारिणी में जो है कौन है जो वो शामिल नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, राष्ट्रपति भी शामिल होता है, केवल राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर शामिल नहीं है। तो ये याद रखेगा, भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये जो है यहां पर शामिल नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निर्वाचक मंडल का गठन जो है यहां पर नहीं करता है। तो याद रखेगा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं करते हैं, बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं। तो चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन कौन नहीं करता है, तो याद रखेगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये यहां पर जो है निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। यहां पर जो है राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो याद रखेगा, भारतीय डाकघर संशोधन यानी कि भारतीय डाकघर विधेयक जो था, इसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का जो है वो प्रयोग किया था। इसके बाद देखिए अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो याद रखिएगा, यहां पर कौन सा संशोधन है, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है भारतीय संविधान ने जो है यहां पर लोकसभा और विधानसभा दोनों मंडलों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो ठीक है, तो यहां पर इसका विकल्प नंबर सी 104वां संशोधन ये आपका यहां पर जो है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। किसके पास जो है लोकसभा सत्र को जो है स्थगित करने की शक्ति होती है। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के जो है राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम स्पीकर जो है कौन थे। तो याद रखिएगा, गणेश मावलकर जो है मावलकर जो है ये यहां पर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। तो ये याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर डी जो है यहां पर सही होगा। अगला कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो यहां पर राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। तो याद रखिएगा, महाभियोग की शक्ति जो है ये राज्यसभा को जो है विधान परिषद से अलग करती है। इसके बाद अगला दिया गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, किसकी बात हुई है, लोकसभा की बात हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र जो होती है वो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। किसकी बात हुई है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूं, ये बात तो हुई है राज्यसभा की, अगर यहां पर लोकसभा की बात हो तो लोकसभा के लिए कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये याद रखेगा, राज्यसभा के लिए 6 वर्ष होता है और लोकसभा के लिए 5 वर्ष होता है, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, फिर यहां पर देखिए किसकी बात हुई है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो ये होती है 550। कितनी होती है? 550। भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोकसभा के सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो 550 हो सकती है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र जो है उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जो संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके जो है स्थापित किया गया है? तो यहां पर दिया गया विभागीय उपक्रम, एकल स्वामित्व, वैधानिक निगम। तो याद रखिएगा यहां पर वैधानिक निगम कौन सा है? वैधानिक निगम। ये जो है यहां पर विशेष कानून पारित करके जो है वो स्थापित किया गया है। तो इसका विकल्प नंबर डी यहां पर सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इनमें से कौन है जिसको केंद्र शासित प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो है वो संसद को है। किसे है? संसद को, यानी कि संसद के द्वारा जो है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, संसद के द्वारा। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य है कानून बनाना। संसद का कार्य क्या है? अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना, ये संसद का कार्य हो जाएगा। अगला कह रहा है यहां पर कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को जो है अनुच्छेद 110 ये आपका जो है परिभाषित करता है। तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख करता है। इसके बाद अगला यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा साइबर कानून पर। याद रखिएगा कह रहा है किस मामले पर? तो साइबर कानून पर जो है अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो ये याद रखिएगा साइबर कानून के पास। इसके बाद देखिए अगला यहां पर दिया गया भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 यहां पर जो है अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो की जा सकती है अनुच्छेद 75 के तहत। इसके बाद अगला दिया गया है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए जो है मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो याद रखिएगा मैक्सिमम 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? मैक्सिमम 6 महीनों के लिए जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के उत्तरदायी होती है। ये याद रखिएगा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला यहां पर कह रहा है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग जो है आपका ये केंद्र और राज्य संबंध इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसके संबंध से यहां पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यहाँ पर भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 यानी कि अनुच्छेद 124, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है यहाँ पर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था और उद्घाटन जो था वो संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को जो है किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्त, ठीक है, यानी कि रिटायर होने की सही आयु जो है वो कौन सी है? तो सही आयु जो है वो 65 वर्ष है। ये ध्यान रखिएगा, किसकी बात हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। अगर यही उच्च न्यायालय की बात होती तो उच्च न्यायालय के लिए ये आयु जो है वो 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष है। अगला देखिए, अगला यहां पर कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? कौन जो है व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ये यहां पर जो है विस्तृत डेटा प्रदान करता है। तो ये यहां पर इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला यहां पर कह रहा है कि उस
उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यहाँ पर उच्च न्यायालय का नाम बताना है जिसका क्षेत्राधिकार यहाँ पर है अंडमान निकोबार और इसके अलावा यहाँ पर द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो याद रखिएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, ये भी याद रखिएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। अगला यहां पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। राज्यपाल जो है वो विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और इसके अलावा राज्यपाल जो है वो सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 175, ये आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 175 के तहत। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले नागौर जिले में। यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में? तो याद रखिएगा राजस्थान के जो है नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था। इसके बाद अगला कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन था ये कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा दिसंबर 1992 को। कब पारित किया गया था? दिसंबर 1992 को जो है यहाँ पर ये पारित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? पंचायती राज व्यवस्था में जो है कितने स्तर हैं? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में जो है वो 3 स्तर हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो 3 यहाँ पर जो है वो स्तर हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो इसके अंतर्गत रखी गई थी। तो याद रखिएगा राजनीति के निदेशक तत्व इसके अंतर्गत रखी गई थी। राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत जो है वो रखी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी इसका विचार जो है वो किसने रखा था? तो विचार जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है रखा था। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो अवधारणा पत्र जो है तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो LM सिंघवी समिति। किस समिति को? LM सिंघवी समिति को जो है अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए जो है नियुक्त किया गया था। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो राइट टू वर्क की गारंटी कौन देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कौन देता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये राइट टू वर्क की गारंटी देता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? जो अनुच्छेद 343 है वो किसके बारे में है? तो याद रखिएगा संघ की राजभाषा के बारे में है। किसके बारे में है? संघ की राजभाषा के बारे में है। इसके बाद अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया
और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत जो है 1947 से 1949 तक कानून बनाए? कब से? 1947 से 1949 तक कानून बनाए गए थे धारा 100 के अंतर्गत। जो धारा 100 थी इसके अंतर्गत जो है 1947 से 1949 तक जो है यहाँ पर कानून बनाए गए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, धारा 100 जो थी इसके अंतर्गत यहाँ पर बनाए गए थे। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन था? सुकुमार सेन, ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में इसमें क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो है आपकी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। बाकी जेल, कानून और व्यवस्था, पुलिस, ये सब सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता ये जो है यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद अगला कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो किसमें शामिल है? तो याद रखिएगा राज्य सूची में। किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में शामिल है। अगला यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 167 यहाँ पर जो है ये परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को जो है ये परिभाषित करता है। तो ये याद रखिएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी कि किस चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले भी शामिल हैं? तो यहाँ पर किस अध्याय की बात हो रही है? अध्याय सेकंड, याद रखिएगा। अध्याय सेकंड में जो है पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले जो है यहाँ पर शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की अधिकारिता भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान दीजिए, कौन सी बात हुई है? नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा जो है कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी? वो अंग्रेजी थी। ये याद रखिएगा, पहली आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? मालदीव की जो है आधिकारिक भाषा द्विवेही है। कौन सी है? द्विवेही। ये जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका द हेग, याद रखिएगा। कहाँ पर? नीदरलैंड्स के द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग यानी कि नीदरलैंड के द हेग में जो है वो स्थित है। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है? यहाँ पर दिया गया है गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये कैसा आयोग है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसलिए बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि भारतीय संविधान, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसकी समानता का वचन देता है? तो हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। ये आप लोग याद रखेगा। भारतीय संविधान जो है ये अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का जो है यहाँ पर वचन देता है। ये आप लोग याद रखेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी इनमें से जो है मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार ये विशेषता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ये भी विशेषता है, सबसे छोटा लिखित संविधान ये यहाँ पर जो है इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। ये याद रखेगा, यहाँ पर जो है मुख्य विशेषता ये नहीं है। इसके बाद आ जाइए, भारतीय संविधान कितने शब्दों में लिखा गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने शब्दों में? तो याद रखिएगा लगभग जो है 1,20,000 शब्दों में। कितने? 1,20,000 शब्दों में यहाँ पर जो है भारतीय संविधान लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा निषेध है जो शामिल नहीं है? तो याद रखेगा अस्पृश्यता का निषेध, ये जो है यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, ये आप लोग याद रखेगा। अगला इसके बाद दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, यानी कि संवैधानिक उपचार जो है इसका अधिकार इन चारों में किसके तहत आता है? तो ये जो आता है ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत यहां पर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? ध्यान दीजिए यहां पर क्या बात हुई, कितने मूल कर्तव्य हैं? तो याद रखिएगा टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं? टोटल यहां पर जो है भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बात हुई है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। याद रखिएगा कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? किसके बारे में? संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में निर्णय लेता है भारत के राष्ट्रपति। कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति जो है यहाँ पर संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि अगर वोटिंग टाई हो जाती है तो फिर किसको जो है यहाँ पर वोट डालने का जो है वो अधिकार होता है? तो याद रखेगा स्पीकर को। किसको? स्पीकर को जो है वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी, मतलब दोनों लोगों के वोट बराबर बराबर आ जाए। टाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वोट जो है दोनों तरफ बराबर आ जाए लोकसभा में मतदान करते समय, तो उस समय यहाँ पर वोटिंग कौन कर सकता है? स्पीकर जो है उस समय यहाँ पर वोटिंग कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का यहाँ पर जो है होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला यहाँ पर है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है वो क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितने निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? पदेन अध्यक्ष जो है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हो गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है? कौन जो है इनमें से कैबिनेट स्तर का होता है? तो याद रखिएगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री याद रखिएगा सरदार पटेल थे। कौन था? सरदार पटेल जो है ये भारत के पहले यहां पर गृह मंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी? तो याद रखेगा फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो आधिकारिक कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसके पास जो है यहाँ पर विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो याद रखेगा राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास होती है। इसके बाद अगला है नवसृजित उच्च न्यायालय है, यानी कि नया बना हुआ उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखेगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। मेघालय, मणिपुर और इसके अलावा त्रिपुरा, ये नवसृजित जो है उच्च न्यायालय है यहाँ पर। इसके बाद अगला है कि भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो डिजिटल पंचायत वार्ड जो है आपका केरल। याद रखेगा केरल जो है ये भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम
पंचायती राज की शुरुआत की थी? भारत ने जो है सबसे पहले पंचायती राज की जो है शुरुआत कहाँ की थी? तो याद रखेगा राजस्थान में शुरू की थी। कहां पर की थी? राजस्थान में की थी पंचायती राज्य की शुरुआत। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। तो याद रखेगा इसको किस जिले में पेश किया गया था? इसको नागौर में पेश किया गया था। कहां किया गया था? नागौर में पेश किया गया था। अगला यहां पर है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा जो है वो बलवंत राय मेहता ने की है। किसने की है? बलवंत राय मेहता ने जो है यहां पर की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो स्व सरकार की संस्था जो है वो ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? पहले 2 राज्य कौन थे जिन्होंने यहां पर जो है पंचायती राज जो है वो स्थापित किया था? तो याद रखिएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कौन थे? राजस्थान और इसके अलावा आंध्र प्रदेश थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? यानी कि ग्राम सभा की कितनी मीटिंग जो है होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 2 मीटिंग। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटिंग जो है यहां पर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए अगला यहां पर क्वेश्चन है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला यहां पर है कि कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? आम लोगों के सबसे करीब यहां पर जो है स्थानीय सरकार है। कौन? स्थानीय सरकार जो है ये आम लोगों के सबसे करीब है। इसके बाद अगला यहां पर है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? अधिकतम संख्या जो है यहां पर कौन सीमित करता है? तो 91वां संशोधन जो आपका 91 संशोधन है ये यहां पर जो है अधिकतम संख्या को सीमित करता है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची की भाषा जो है आपकी तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, अंग्रेजी नहीं है। ये याद रखिएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है यहाँ पर जो है अंग्रेजी नहीं है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? यहाँ पर 22 भाषाएं जो है इसमें आपके शामिल हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये आपका चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से जो है यहाँ पर संबंधित है। इसके बाद अगला यहाँ पर है भाषा जो है ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। भाषा जो है इनमें से ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। तो अगर मैं बात करूं तो कौन सी भाषा है? वो आपकी दिमाशा। कौन सी भाषा? दिमाशा जो है ये आपके चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। अगला यहाँ पर है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? किसकी? वोट देने की। तो ये आपकी 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? कौन जो है वो एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। तो याद रखिएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था यहाँ पर नहीं है।